दो तरह के क्वेश्चंस, अगर बैलेंस शीट गिवन है, अगर बैलेंस शीट नहीं गिवन है। बैलेंस शीट नहीं गिवन है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट होता है, बाद में करवा चुका हूँ। एक क्वेश्चन देख लेंगे करके समझ में आ जाएगा। जब बैलेंस शीट गिवन होती है तो हमें क्या करना है, पहले रेजोल्यूशन चैप्टर में जो नोट्स आपके साथ शेयर करे गए थे, इसमें 4 पेजेस हमने थ्योरी के रखे हुए हैं। उस थ्योरी का डिस्कशन मैं नहीं करूंगा बिल्कुल भी। रिकॉर्डिंग इज अवेलेबल, नोट्स आर अवेलेबल देयर, यू सिंपली हैव टू रीड इट आउट। बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीयूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक शीट आपके 3 पर्पस कवर करती है। पहले आप समझिए कि आप ट्रांसफर कैसे करेंगे। सबसे बड़ी तकलीफ जो बच्चों के साथ में देखता हूँ, पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज करने के बाद वो क्या करते हैं, ट्रांसफर गलत करते हैं। ट्रांसफर गलत करने से आपका रियलाइजेशन का प्रॉफिट गलत हो जाता है और फिर बाकी सारी परेशानी आपको झेलनी पड़ती है। दोबारा क्या बता रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर थ्योरी के लिए एनसीईआरटी कंसिडर करें या टीएस ग्रेवाल, क्योंकि कुछ हाँ, पॉइंट्स है जो दोनों में डिफरेंट दिए हुए हैं। ये जो आपके सामने डॉक्यूमेंट दिख रहा है, कैन यू सी दिस? हाँ सर, ये है मेरे हाँ पास इसका हाँ, प्रिंट। ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये एनसीईआरटी बेस्ड और एनसीईआरटी को आप रेफर करेंगे, ये ग्रेवाल को ठीक। रेफर नहीं करेंगे। और अगर कोई चीज जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं है उसके लिए आप टीएस ग्रेवाल को रेफर कर सकते हैं। बट नहीं, मैंने कोशिश करी है टीएस कि ग्रेवाल ने बोला है कि एक कंपनी जो है उसकी कॉमन सील होनी ही चाहिए, और एनसीईआरटी में बोला है कि होगी या नहीं होगी तो चलेगा, मे और मे नॉट हैव। तो दोनों में अलग अलग पॉइंट्स हैं। ठीक है, नहीं देखो, एनसीईआरटी को फॉलो करके चलते हैं। भले ही एनसीईआरटी कुछ गलत बोलती हो, लेकिन लेटेस्ट एडिशन में उसे रिवाइज कर दिया जाएगा। कंपनी की असेंशियल फीचर होती है कॉमन सील। उसके बिना कंपनी के सिग्नेचर, कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट वैलिड होता ही नहीं है। सी सी बात है। अब हम ठीक है सर। डिसोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। डिसोल्यूशन में जो क्लैरिटी, हाँ एक ही शीट है। डिसोल्यूशन में जो क्लैरिटी एनसीईआरटी ने दे रखी है, वो क्लैरिटी आपको टीएस ग्रेवाल की तरफ। और टीएस ग्रेवाल कोई प्रिस्क्राइब्ड बुक नहीं है सीबीएसई की, वो तो प्रैक्टिस के लिए जनरेशन से लोग इसे यूज करते हैं, इसलिए इसे इस्तेमाल करा जा रहा है। 50 साल पूरी कर चुकी है किताब अपने, टीएस ग्रेवाल की किताब। उसके पिताजी ने, टीएस ग्रेवाल जी अब रहे नहीं, जीएस ग्रेवाल और एचएस ग्रेवाल, ये लोग उसको रिवाइज करते हैं। उनमें से भी जीएस ग्रेवाल उसे रिवाइज करते हैं, एचएस ग्रेवाल कुछ नहीं करते हैं। आइए देखें, ये शीट आपके पास ही, इसको नहीं डिस्कस कर रहा मैं आपके सामने लेके चलो ट्रांसफर करने वाले आइटम की बात। बहुत ही लॉजिकल ट्रांसफर है, बहुत ही लॉजिकल। आप हमेशा देखेंगे, व्हेन द बैलेंस शीट इज गिवन टू यू, यू हैव टू ट्रांसफर डायगनली। क्या ट्रांसफर करना है आपको? डायगनली ट्रांसफर करना है। जैसे देखिए आप, हमने बोला ए ग्रुप के आइटम, इसमें वो आइटम है जो सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाते हैं। क्या क्या हो सकते हैं बताइए? ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, क्रेडिट अकाउंट का बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस बोला हमने इसको, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस है तो हम बोलेंगे कि इट इज बेसिकली ऑन अ लायबिलिटी साइड। डेबिट बैलेंस तो कहाँ दिखता है? एसेट साइड में दिखता है। तो कंटीजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, ज्वाइंट पॉलिसी रिजर्व को इग्नोर कर लीजिए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अगर हमारे पास कोई क्लेम फॉर कंपनसेशन नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज अ फ्री रिजर्व, पार्टनर्स में बांट देंगे, सी सी बात है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फ्री हो गया, पार्टनर्स में बांट देंगे। लेकिन अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड है और क्लेम भी है, ट्रीटमेंट थोड़ा बदल जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और इन्वेस्टमेंट भी है तो ट्रीटमेंट थोड़ा सा बदल जाएगा। वो हम आगे आने वाले पेजेस में देख लेंगे अभी फटाफट से। अब जो ये ए ग्रुप के आइटम दिख रहे हैं ना आपको लायबिलिटी साइड में, अच्छा आपको ये नहीं आइडेंटिफाई करना है ये ए ग्रुप है बी ग्रुप, आपको ये मालूम होना चाहिए कि जाएगा किधर। उठाइए जरा एफ ग्रुप के आइटम, देखिए अपने नोट्स में एफ ग्रुप के आइटम। आई एम टॉकिंग अबाउट पेज नंबर 4। एफ ग्रुप में क्या दे रखा है? ये वो आइटम है विच आर टोटली टोटली नेगेटिव टू अ पार्टनर। क्या दिख रहा है? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है ये, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारी की सारी चीजें हैं। मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि क्यों आप लोगों के पास नोट्स नहीं है, क्यों नहीं है नोट्स तुम लोगों के पास? क्या हार्ड कॉपी नहीं दी गई थी किसी को? क्यों नहीं कैरी कर रहे हैं? क्यों नहीं मिली थी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं और देख रहे हैं राइट हैंड साइड हमारी एसेट्स है, इससे लेफ्ट हैंड साइड आपके कैपिटल अकाउंट की तरफ ट्रांसफर होते हैं। फिर चलें जरा बी ग्रुप के आइटम पे। बी ग्रुप का मतलब है ये पार्टनर्स का लोन अकाउंट है। और हमने बोला था
पार्टनर्स के लोन अकाउंट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं। अगर ये बात अपने दिमाग में बैठाते हैं कि पार्टनर्स लोन को रियलाइजेशन में नहीं ट्रांसफर करते हैं, तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कुछ बच्चे मुझसे कल के बैच में जनरल एंट्री बोले कि सर, पार्टनर्स का लोन 50,000 इज सेटल्ड फॉर 40,000, है ना। बोले रियलाइजेशन टू कैश। मैंने कहा क्यों? कह रहे सर लोन है, पे करेंगे ना उसको। अभी मैंने कहा अगर ये लोन हमने रियलाइजेशन में अगर ट्रांसफर करा होगा तो ही तो रियलाइजेशन टू कैश करेगा ना। ये वो लोन है जिसे हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसे हम सीधा पे ऑफ कर देते हैं। तो एंट्री बनती है पार्टनर्स लोन टू कैश। तो ये जो पार्टनर्स लोन दिख रहा है आपको लायबिलिटी साइड में पड़ा हुआ, एडजस्टमेंट्स करने के बाद इसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं? सीधा कैश या बैंक में ट्रांसफर करते हैं, क्रेडिट साइड में। कैश या बैंक की क्रेडिट साइड इज पेमेंट साइड, वहां जाता है। इसी का काउंटर पार्ट जरा एसेट साइड में जाके देखिए क्या लिखा है, पार्टनर्स का लोन। ये कौन सा लोन है? जो हमने पार्टनर को दिया है। तो जब हम लोन सीधा पे करते हैं तो उस लोन की पार्टनर से रिकवरी करते हैं, हम उससे रिकवर कर लेंगे पैसा, तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में चला जाएगा। आपकी टीएस ग्रेवाल में क्या लिखा हुआ है कि ये जो पार्टनर्स का लोन है इसे कैपिटल में डाल दो। लेकिन मैंने टीएस ग्रेवाल को तो मैं नहीं फॉलो कर रहा। एनसीईआरटी का जो एग्जांपल उसमें है उसमें इसको सीधा रियलाइज कर दिया और जनरल एंट्री में भी रियलाइज करने के लिए बोला, विल गो विद द जनरल एंट्री, विल गो विद द एनसीईआरटी। हालांकि टीएस ग्रेवाल का तरीका गलत नहीं है। भाई एक पार्टनर को आपको देना बनता है और उस पार्टनर से लेना भी बनता है। अकाउंटिंग तो क्या कहती है, एडजस्ट करके चलिए। लेकिन अगर आप उससे ले लेंगे और बाद में उसे दे देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ अकाउंटिंग आप कर रहे हैं, सामने वाला नहीं कर रहा है। हमें उसके हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करनी है, हम अपने हिसाब से अकाउंटिंग करनी है। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब जरा देखना सी ग्रुप में वो आइटम दिख रहे हैं तो कहने को तो लाइबिलिटीज हैं। क्या है ये? कहने को लाइबिलिटीज। अब मुझे एक आइटम लिखवाना है इसमें, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब कैसे लिखोगे तुम बताओ जरा। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड है जिसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है क्या? स्टार्टिंग से तो करवा रहा हूँ। अरे स्टार्टिंग तो है यहीं से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहीं से तो स्टार्ट होते हैं। थ्योरी थोड़ी बोला मैंने कराने के लिए, थ्योरी थोड़ी कराऊंगा मैं। पेज नंबर 4 पे आई है। पेज नंबर 4, हाउ टू सॉल्व प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो बता रहा हूँ मैं। उसकी स्टार्टिंग लेके चल रहा हूँ। क्लास के शुरू में बोला मैंने थ्योरी आपको पढ़नी है। थ्योरी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय कहीं इस्तेमाल नहीं हो पाता है, और जहां जहां होता है मैं रेफरेंस दूंगा उसका। देखो, जब आपके स्कूल में शुरू हुआ होगा चैप्टर तो हल्का फुल्का डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में डिफरेंस बताया होगा और प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू कर दिए होंगे। मैंने तो पूरे 2 क्लासेस थ्योरी पढ़ाई थी। तो थ्योरी तो बेटा खुद भी पढ़ सकते हैं, थ्योरी में कोई रॉकेट साइंस तो नहीं। हाँ जी। हाँ तो समझ क्या कर रहे हैं, जैसे आप जब एडमिशन करते हैं, रिटायरमेंट डेथ करते हैं, बैलेंस शीट खाली करते हैं ना, वैसे ही कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। वही तो करना है। चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में क्या होता है? आप रिवैल्यूएशन बनाते हैं, कैपिटल बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। रिजोल्यूशन में क्या होता है? आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल बनाते हैं और कैश और बैंक बनाते हैं, बस 3 चीजें बनाते हैं। तो कैसे बैलेंस शीट के आइटम रियलाइजेशन में जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे या कैश या बैंक में जाएंगे, वो सिखा रहा हूँ मैं तो। और ट्रांसफर करने के बाद आई इमीडिएटली टेक क्वेश्चन, एक बड़ा क्वेश्चन लेके चलूंगा जिसमें सारी जनरल एंट्री करके दिखाऊंगा, रियलाइजेशन बना के दिखाऊंगा, कैपिटल बना के दिखाऊंगा और बैलेंस बना के दिखाऊंगा। तो आपको समझ में आएगा कि जनरल एंट्री कैसे होती है और अकाउंट कैसे बनते हैं। फिर या तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन सिर्फ जनरल एंट्री का आएगा या फिर रियलाइजेशन और कैपिटल वाला आएगा। बोलिए। नीचे लिखा नहीं है, देखो जरा। नीचे नहीं लिखा, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड के नीचे क्या लिखा हुआ है? नहीं दिख रहा? मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड सी ग्रुप लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है देखो ये, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा हुआ है ना। हाँ। किसके? एक क्वेश्चन मेरे साथ कर लेना फिर बैठ जाना। हाँ। हाँ कैसे करेगा एडिट उसके अंदर? छोड़ दें। प्रोविजन फॉर टैक्स है। भाई पार्टनरशिप फर्म टैक्स की तो पेमेंट करती है ना, तो उसे प्रोविजन अगर बनाना पड़ा, वो वहां नहीं लिखा तो लिख लीजिए, जिसके पास हार्ड कॉपी लिख लीजिए। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व हटा दीजिए, उसको मत पढ़िए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड अगर क्लेम है तो इसको ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में। और अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड है और क्लेम नहीं है तो पार्टनर्स में बांट देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो पार्टनर्स में बांट देते हैं।
और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, अगर, सुनो प्रणय सुनो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर फ्री है तो पार्टनर्स में बांटते थे चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में। बेटा अभी थोड़ा रुक जा, पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 में बहुत डिटेल में समझाया गया है, थोड़ा सा रुक जा अभी। और एक क्वेश्चन बड़ा कराऊंगा, समझ में आएगा कैसे करना है। अभी सिर्फ बता रहे हैं कि ट्रांसफर कैसे करना है बस। एक ही आइटम को हम अलग तरह से ट्रीट करते हैं और एक ही आइटम को दूसरे तरह से ट्रीट करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को पार्टनर्स में बांट देते हैं, अगर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्री हो गया, बांट दो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड को बांट देते हैं पार्टनर्स में क्रेडिट साइड में, अगर क्लेम फॉर कंपनसेशन नहीं है तब। लेकिन अगर क्लेम फॉर कंपनसेशन है और अगर इन्वेस्टमेंट है तो इसे बांटते नहीं है, तब ये जो ना सी ग्रुप सिर्फ रियलाइजेशन में डाल के छोड़ देते हैं इसे, ऐसा करते हैं। और एक और चीज समझिए, जब मैं रियलाइजेशन अकाउंट बना रहा हूँ तो मैं जो आइटम क्रेडिट साइड में डाल रहा हूँ वो मेरे लिए क्या होता है, पॉजिटिव है, मेरे प्रॉफिट को शो करेगा। और जो डेबिट साइड में डालता हूँ वो नेगेटिव है, उससे मेरे लॉसेस बनेंगे। अब आप बोलेंगे कि एसेट्स को डेबिट साइड में डाल के ऐसा करने से क्या मिलता है। देखो एसेट्स उठाई, जब हम प्रूडेंस प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस, एसेट्स उठाई और डेबिट साइड में डाल दी। मतलब हमने मान लिया कि भाई एसेट्स डेबिट साइड में डालने का मतलब है लॉस हो गया हमारे लिए। अब अगर एसेट्स के बदले में कुछ रिकवर हो गया तो क्रेडिट साइड में आएगा ना, अपने आप प्रॉफिट लॉस दिख जाएगा। और अगर नहीं बिकी एसेट्स हमारी तो हमारे लिए लॉस तो है ही। इसी तरह से लायबिलिटी को हम उठा के कहाँ डालते हैं, क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के। क्रेडिट साइड शोज अ पॉजिटिव फेयर, तो लायबिलिटी को क्रेडिट साइड में डालने का मतलब क्या हुआ कि अगर गई तो गई, नहीं गई तो हमारे लिए फायदा है। उस एस्पेक्ट से हम लोग लेके चल रहे हैं यहाँ पर। और चलिए आगे जरा। हाँ, क्लेम कौन सा क्लेम, और रुक जाना बेटा, थोड़ा सा रुक जा, पेज नंबर 8 पे जब पहुंचते पता चल जाएगा। आई टेक वन क्वेश्चन जिसमें क्लेम लेम सबके बारे में बात कर रखी होगी। डी ग्रुप में सारे आइटम वो आ गए जिन्हें हम क्या करते हैं, सीधा सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में डालते हैं, पार्टनर सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में डालते हैं। और ये वो लायबिलिटीज हैं जिनके बारे में कुछ भी ना बोल रखा हो तो भी हमें पे ऑफ करना है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने मिसेज लोन और मिस्टर लोन भी लिख रखा है। भाई पार्टनर अगर ए बी सी हैं तो मिसेज ए का लोन, मिसेज बी का लोन, मिसेज सी का लोन थर्ड पार्टी कहलाता है, पे ऑफ करना है। और अगर मिसेज ए, मिसेज बी, मिसेज सी पार्टनर है तो मिस्टर ए का लोन, मिस्टर बी का लोन, मिस्टर सी का लोन क्या कहलाता है, आउटसाइड थर्ड पार्टी कहलाता है। तो ये वो सब लाइबिलिटीज हैं जिनके बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं हो तो भी आपको उसे क्या करना है, पे ऑफ करना है। अब आगे चलें जरा थोड़ा सा। एसेट साइड का आइटम है कैश या बैंक अकाउंट, इस बैलेंस वेरिएबल का डाल देते हैं, देख रहे हैं डायगनली ट्रांसफर हो रहा है। ये पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट नेगेटिव बैलेंस डेबिट साइड में चला गया, पार्टनर्स का लोन भी कैश या बैंक के डेबिट साइड में चला गया। बच गई एच ग्रुप के आइटम। इस तरह की सारी एसेट्स हैं इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स दोनों शामिल है। ट्रांसफर तो सभी का होता है, कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये रियलाइजेशन की डेबिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा और काम खत्म। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर नेक्स्ट पे चलिए। मेरे पास कुछ एसेट्स हैं, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, एक मशीनरी थी जिसे मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट में। जरा देखिए जरा, देखो बेटा, अगर मेरे पास एक मशीनरी थी और मशीनरी को मैंने रियलाइजेशन में ट्रांसफर करा तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, हाँ हाँ, ट्रांसफर बोला बेटा, रियलाइजेशन नहीं बोला। बोलना क्या होगा फिर, हाँ बिल्कुल ठीक बोला, मैं गलत बोला था लेकिन तुम फंसे नहीं। एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन डेबिट टू मशीनरी कर दिया आपने एंट्री। और सपोज वो मशीनरी थी 50,000 रुपीज की, 50,000 रुपीज की वो मशीनरी थी। अब क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि ये जो मशीनरी, ये वाली मशीनरी, ये 40,000 में रियलाइज हो गई, 40,000 में मशीन रियलाइज हो गई। तो मैं क्या करूंगा, आई राइट कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। नहीं, नहीं, मशीनरी नहीं लिखेंगे, मशीनरी तो क्लोज हो चुकी है, मशीनरी बंद हो चुकी है। अब हम लिखेंगे क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। तो बेटा समझना। अच्छा, अब अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाए कि क्या अनरिकॉर्डेड मशीनरी इज रियलाइज फॉर रुपीज 50,000, तो क्या एंट्री करें, तो भी कैश टू रियलाइजेशन करेंगे, चाहे रिकॉर्डेड चाहे अनरिकॉर्डेड। हमें क्या करना है उसे, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, क्या करना है उसको, रियलाइजेशन के थ्रू ही करना है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड ऑफ रियलाइजेशन टू कैश, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे ऑफ होगी तो क्या एंट्री करेंगे, रियलाइजेशन टू कैश एंट्री करते हैं उसकी। तो आप देखिए नोट्स पे दोबारा से चलते हैं एक बार जल्दी से, फिर मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन उठाऊंगा आपके सामने। देखिए, अब जरा सोचिए
एक और चीज ध्यान रखना, सेल ऑफ एसेट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट इट्स रियलाइज्ड वैल्यू। मशीनरी 50,000 की थी, 2 रुपए में बिक गई, तो एंट्री क्या होगी, कैश टू रियलाइजेशन 2 रुपए से होगी। प्रॉफिट और लॉस की चिंता नहीं करना, एक ऑलरेडी डेबिट में पड़ा हुआ, एक क्रेडिट में जाकर डिफरेंस अपने आप प्रॉफिट एंड लॉस रिफ्लेक्ट होगा, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अच्छा सोचो, अब हमसे क्वेश्चन कहता है क्या, कि अ पार्टनर पार्टनर अ पार्टनर एक्स हैज टेकन मशीनरी एट ₹40,000। तो अगर मशीनरी बिकती तो आप क्या करते, कैश टू रियलाइजेशन करते, कितने की, 40,000 से, 40,000 से। अब आपका पार्टनर जो है वो क्या कर रहा है, अब आपका पार्टनर 40,000 में उसको लेके जा रहा है। ठीक है, तो बेटा समझना, जब तक पार्टनर कैश ना बोले तब तक कैश की एंट्री नहीं करते हैं। और अगर पार्टनर कुछ ले जाएगा तो उसे सीधा वसूली नहीं करते, उसके कैपिटल अकाउंट से वसूली करते हैं। तो मैं यहाँ कैश की जगह क्या लिख दूंगा, एक्सिस कैपिटल अकाउंट लिख दूंगा, ऐसे, एक्सिस कैपिटल अकाउंट। हाँ, हाँ, मतलब लेके गया तो हम उससे रिकवर करेंगे ना पैसा। कैपिटल अकाउंट में अगर क्रेडिट करना है तो पार्टनर को देना है, कैपिटल अकाउंट के डेबिट में तो पार्टनर से पैसा लेना है, रिकवर कर लेंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट रिलेशन। अभी भी मशीनरी शब्द यूज नहीं करेंगे। अच्छा, अगर क्वेश्चन बोलते कि पार्टनर एक्स क्या करता है, कि मशीनरी को ले जाता है 40,000 रुपया कैश में, तो क्या करेंगे, तो कैश टू रियलाइजेशन करेंगे। जी और सोनाक्षी समझ पा रहे हैं इस बात को, तब आप एंट्री क्या करेंगे, कैश टू यस रियलाइजेशन। सर। हम उसको पार्टनर कैपिटल में तब देंगे जब पार्टनर पैसा नहीं देता। बोल दिया क्वेश्चन है कि पार्टनर टुक इट एट बाई पेइंग कैश, तो कैश में लेके चलेंगे। अब चाहे वो 2 रुपए में ले जाए, चाहे वो 80,000 में ले जाए, मुझसे कोई मतलब नहीं बनता, अपने आप ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसी तरह से बेटा समझिए, अगर हम लोग, आपके पास कुछ एसेट्स थी जिनके बारे में इंफॉर्मेशन थी, वो बिक गई, एंड देयर आर सर्टेन एसेट्स जिनके बारे में कुछ नहीं बोला जाए, तो समझना, अगर एसेट्स टेंजिबल है और उसके बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो उसको फुल वैल्यू पे रियलाइज करेंगे। एसेट्स इंटेंजिबल है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, सॉफ्टवेयर वगैरह जो अगर एसेट्स है, सॉफ्टवेयर, तो उसकी वैल्यू जीरो मानेंगे, जीरो। लेकिन अगर बोले सॉफ्टवेयर रियलाइज फॉर 10,000, तो कैश टू रियलाइजेशन 10,000 से करेंगे। गुडविल टेकन ओवर बाय पार्टनर पी, तो पी कैपिटल टू रियलाइजेशन कर देंगे एंट्री। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला जाए तो उसकी वैल्यू क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे, अंडा मानेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर और स्टॉक, ये तो करंट एसेट्स होती हैं, इनको भी फुल वैल्यू पे रियलाइज करेंगे, इनको भी फुल वैल्यू पे आप रियलाइज करेंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सर क्वेश्चन ने बोला था सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कि टेंजिबल एसेट्स को लेके चलना है। अभी जो क्रेडिटर होते हैं, सॉरी डेटर होते हैं, स्टॉक होते हैं ना, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, बीआर हो गया, इन पे कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैं इसका तरीका बताता हूँ। देखिए, 11th क्लास में जब आपने बिजनेस स्टडीज में एक चैप्टर पढ़ा होगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पढ़ा होगा किसी ने सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, उसमें से एक टॉपिक था जो आपके सिलेबस से हट गया था। उस टॉपिक का नाम था फैक्टरिंग। क्या नाम था उस टॉपिक का, फैक्टरिंग बोलते थे। ये फैक्टरिंग के लिए ना, लोकल भाषा में, देहाती भाषा में क्या शब्द यूज किया जाता है, हाँ ना ना, ऐसे ऐसे, इसके लिए शब्द यूज किया जाता है, ये कौन है ये, वसूली भाई होते हैं ये। तुम बोल रहे हो मजाक, मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली बोल रहा हूँ। फैक्टरिंग आर दोज ऑर्गेनाइजेशन, दोज इंडिविजुअल्स, दोज फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन विच टुक योर बुकलेट्स या डेटर्स या बिल्स या रिसीवेबल्स, डेटर और बी आर, एंड पे यू कैश एंड लेटर दे रिकवर इट। जैसे मान लिया जाए, आपके आपके मान लो 1 लाख रुपए के या 2 लाख रुपए के, 5 लाख रुपए के क्या थे, नहीं बेटा एंडोर्स नहीं कहते, एंडोर्स अलग चीज होती है, दिस इज नॉट एंडोर्समेंट, ना ना। हाँ, हाँ नहीं, हायरिंग नहीं होते, दे आर प्रोफेशनल पीपल, दे आर एब्सोल्युटली, हाँ, दे आर प्रोफेशनल पीपल। आपके पास 1 करोड़ रुपए के, मान लो, सुनो, आपके 1 करोड़ के डेटर और बी आ रहे हैं। अब आप बोलो यार हम तो रिजॉल्व होने वाले हैं, हम क्या करें, हमने क्या कर दिया, फैक्टरिंग वाले लोगों को ये दे दिया, ले एक 90 लाख में दे दिया, 90 लाख वो तुरंत दे देंगे, बाकी उनकी परेशानी वसूली कैसे करते हैं। तो डेटर और बीआर की वसूली हो जाती है, और स्टॉक तो कभी भी बिक जाएगा, ऐसी क्या परेशानी है, सस्ते में बेच दो थोड़ा सा, इट विल सोल्ड। तो डेटर, बीआर, स्टॉक, अगर कुछ भी ना बोला जाए तो उसको भी फुल वैल्यू पे क्या कर लेना है, रियलाइज कर लेना है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो
कॉर्पोरेट वसूली भाई होते हैं लोग, है ना। और ये अपने तरीके से वसूली करते हैं, ये हम नहीं। अच्छा, मैंने ना बाई चांस मैं गूगल पे सर्च करता रहता हूँ कुछ शॉर्ट, 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के शॉर्ट टर्म कोर्स, जिसे थोड़े नॉलेज बढ़े। एक बंदा है, उसका एडवर्टीजमेंट आ रखा था गूगल पे, आ रखा था, पता नहीं क्या लिंक्डइन पे था शायद उसका, हाँ लिंक्डइन पे उसका एडवर्टीजमेंट था। वो यहाँ गांधीनगर देखा ना, एशिया की सबसे बड़ी क्लॉथ मार्केट है, वहां पर वो करता था। और वो सिखा रहा था, पता है क्या, वो सिखा रहा था कैसे क्लाइंट से पैसा वसूला जाए। लिटरली 3 घंटे की वर्कशॉप ले रहा था, 500 रुपये ले रहा था। कैसे वसूली करी जाए पैसों की। अरे नहीं, लीगल तरीके से वो प्रैक्टिस समझा रहा था। आपने देखा होगा जिनके फैमिली बिजनेस चलते होंगे, देखा ना सामने वाली पार्टी कितने कितनी आनाकानी करती है। भाई साहब आज तो धंधा मंदा है, बिक्री नहीं हुई जी, आज तो कुछ डील ही नहीं हुई जी, लटकाते रहते हैं यार। आई सीन विद माई ओन आईज। एक, हम घर का सामान लेने के लिए जाते हैं कोंडी बाजार की तरफ। कोंडी बाजार एक दुकान वाला बंदा है, कैश में नोटों की बारिश हो रही होती है। सामने वाली पार्टी आती है, कहती भैया कितना बिल है, 3 लाख, बट 25,000 पकड़ाता है। तो भैया अभी रख ले, धंधा मंदा चल रहा है। दुकान ठसाठस भरी, लोग गिर रहे पड़ रहे हैं सामान खरीदने के लिए। वो क्या करता, कुछ नहीं करता, 25,000 लेके चले जाता। बोले बंदा 3 लाख लेने के लिए आता, 25,000 पकड़ा के भेज देता उसे। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट प्रैक्टिकली टू रिकवर द मनी। तो ये वसूली भाई लोग जो होते हैं, इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है, प्यार से प्रेम से पुचकार के दुलार के, या फिर दे वसूल मनी। लेकिन वो बता रहा था लड़ाई झगड़े के बिना। अब मेरा कोई पर्पज नहीं था, इसलिए मैंने उसको ट्रेन नहीं करा। कौन 3 घंटा खराब करे वसूली भाई बनने में, है। मुझे देखना पड़ेगा, नाव नाव बह गए थे तो। अगर अगर लायबिलिटी को पे ऑफ करना है, अब अगर अगर हमने बोल दिया कि अगर कोई एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो क्या करना है, उसको फुल वैल्यू पे रियलाइज करना है। इंटेंजिबल हो तो अंडा वैल्यू मान लेनी है उसकी। और अगर वो करंट डेटर हो, बिल्स रिसीवेबल हो या स्टॉक हो, तो उसको फुल वैल्यू पे रियलाइज कर लीजिए, ठीक है। लायबिलिटीज हैं। अच्छा, यही सिस्टम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एसेट्स का भी है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स के बारे में कुछ ना बोलेगा तो क्या करते हैं, फुल वैल्यू पे उसको रियलाइज कर लिया। बोलना है कुछ, ठीक है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हो, याद आ गई किसी की। तो चलो कोई बात नहीं। देखिए, तो देखिए, लाइबिलिटी के बारे में कुछ ना बोला जाए तो क्या करते हैं, उसको सेटलमेंट वैल्यू पे रियलाइज करते, पैसा देते हैं। तो आपकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू कैश। बोले रियलाइजेशन टू कैश। लेकिन अगर हमें बोला जाए कि वो लाइबिलिटी अगर पार्टनर ने भर दी, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे एंट्री करके हम छोड़ देते हैं उसको। ठीक है जी, बोलिए। हाँ तो अनरिकॉर्डेड है ना बेटा, तो पैसा वसूलो। सुनो, इनटेंजिबल एसेट्स रिकॉर्डेड ही नहीं है, तो क्या करना रिकॉर्ड करके, उनसे तो कुछ भी वैसे नहीं मिलना। लेकिन अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड सॉफ्टवेयर रियलाइज एट ₹50,000, तो कैश टू रियलाइजेशन एंट्री करेंगे ना। देयर वर अनरिकॉर्डेड सॉफ्टवेयर, बोल दिया हमने, नहीं लिखा था। देयर आर अनरिकॉर्डेड पेटेंट्स, क्या करना, कुछ नहीं करूंगा, कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अनरिकॉर्डेड पेटेंट्स वर रियलाइज ₹20,000, तो कैश टू रियलाइजेशन एंट्री कर दूंगा। देयर वॉज अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर पेड, तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर पेड बाय पार्टनर क्यू, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री कर देंगे। अच्छा, अब जरा समझिए एक छोटी सी चीज यहाँ। हाँ, हाँ, ना 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 ना, नहीं कुछ। ओ, अनरिकॉर्डेड लैंड था बेटा, रियलाइज तो उससे करेंगे ना तो रिकॉर्ड होगा। जो रिकॉर्डेड है उसको थोड़ी रियलाइज करेंगे। अनरिकॉर्डेड को तो तब हम पैसा लेते हैं जब उसके बारे में बोलते हैं कि अनरिकॉर्डेड लैंड इज सोल्ड एट रुपीज इतना, तब वसूली करेंगे। वसूली करेंगे जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है, अनरिकॉर्डेड थोड़ी वसूली करेंगे। अब जरा एक चीज समझिए, ये आपके पास बैलेंस शीट है यहाँ पर, ठीक है जी। अब जरा देखिए, ये है आपके पास स्टॉक। ये स्टॉक कितने का है, मान लो 1 लाख रुपए का। और ये क्रेडिटर्स हैं, ये कितने के हैं, 80,000 रुपीज के। क्वेश्चन में बोल दिया कि क्रेडिटर्स स्टॉक ₹1 लाख इन फुल सेटलमेंट। क्या करूंगा भाई मैं, क्या करूंगा बताइए रोहन, सॉरी, आप बताइए क्या करेंगे। क्रेडिटर्स 80,000 टू स्टॉक इन फुल सेटलमेंट, कोई एंट्री नहीं करेंगे। रीजन समझिए, क्रेडिटर के बदले में पेमेंट नहीं होनी, स्टॉक के बदले में पैसा नहीं आना, खत्म हो गया। इसमें फायदा हुआ या नुकसान हुआ, क्यों नहीं हुआ। अरे ये डेबिट में पड़ा है, ये क्रेडिट में पड़ा, नुकसान हो गया भाई हमारा। अरे हमें नुकसान की एंट्री थोड़ी करनी है हमें। क्यों होगा कम यार, सुनो। अरे ये रियलाइजेशन अकाउंट है, जब तुमने स्टॉक को डेबिट में डाला तो लॉस है तुम्हारे लिए।
और तुमने इसे क्रेडिट साइड में डाला, ये तुम्हारे लिए फायदा है। अब 80 यहाँ और 1 लाख वहां है, तो ऑटोमेटिकली क्या दिख रहा है, लॉस तो दिख ही रहा है। अब देखो, अब अगर क्या कहता है, क्या कि क्रेडिटर टू स्टॉक, फुल सेटलमेंट नहीं लिखता, तो क्या करते, तो 20,000 की रिकवरी करते आप। 80 कैंसिल हो गया, 20 की रिकवरी करेंगे। कैसे रिकवरी करेंगे, कैश टू रियलाइजेशन, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैश हो जाएगा। कितने से, 20,000 से। अब बताइए फायदा नुकसान, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हुआ है क्रेडिटर 180 का, क्रेडिटर 180 का टू स्टॉक 1 लाख इन फुल सेटलमेंट, तो क्या करेंगे, नो एंट्री। कुछ नहीं करेंगे, नो ही करेंगे कुछ एंट्री। फुल सेटलमेंट बोल रहा है, इन सेटलमेंट बोल रहा है। हाँ तो हो गया, तो हो गया, क्या कर सकते हैं। अरे बेटा वही तो बोल रहा हूँ, डिसोल्यूशन में नहीं लिखते हैं। नो 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 वेग एक्सप्रेशंस नहीं लिखेंगे, लिख रहे ना, अपने आप रिफ्लेक्ट होगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि रिवोल्यूशन अकाउंट की तरह नहीं है, ये चेंज इन पेसर एडमिशन की तरह नहीं है। ठीक है। अच्छा, अगर बोले क्या, क्रेडिटर ₹180 टू स्टॉक, बस इतना लिखा हुआ है। अब क्या करना पड़ेगा हमें, तो देखो बेटा, 80 से खत्म, 1 लाख से 1 लाख खत्म हो गया। अब आपको क्रेडिटर पेमेंट करनी पड़ेगी, रियलाइजेशन टू कैश करना पड़ेगा, कितना रुपया, 80,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे हम कैश, कितना रुपए का, 80,000 रुपीज का। ऐसे एंट्री करते हैं। ठीक है। तो अपनी अपने नोट्स देखिए खोल के, जरा पेज नंबर 5 देखिए फटाफट से। ठीक है, पेज नंबर 5, बराबर ना, कोई फायदा नुकसान थोड़ा ही है, नहीं है। देख रखा है ना यहाँ पर, कि अगर फुल सेटलमेंट हो तो कोई एंट्री एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और अगर क्रेडिटर ज्यादा के थे, एसेट्स कम की थी, तो क्या है, क्रेडिटर कम के थे, एसेट्स ज्यादा की, तो क्या एंट्री थी, ये हमने पार्ट। बेटा एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू कैश 80,000 से, बस और कुछ नहीं। बाकी तो ट्रांसफर हो चुका है ऑलरेडी। तो हाँ जी बोलिए। पार्टनर्स लोन अगर एसेट साइड से दिया हुआ है तो भी वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा। हाँ, आ जाओ जी, दिखाते हैं। आप अपने नोट्स को खोल लीजिए एक बार। एक बच्चे का क्वेरी था कि पार्टनर्स का लोन अगर ऐसे ऐसे, ये पेज नंबर, जरा सब लोग अपने पेज नंबर 8 को खोलें, जरा दिख रहा है पेज नंबर 8, क्या लिखा है, ट्रीटमेंट ऑफ लोन गिवन बाय पार्टनर, या पार्टनर्स का लोन का क्रेडिट साइड, दिख रहा है बेटा लिखा हुआ, यानी सीरियस। यस सर। If a partner's loan appears on the liability side of the balance sheet, it implies that firm has taken loan from the partner and firm is liable to pay back to the partner. Loan by partner is not transferred to realization account. It remains in its account itself. At the time of settlement, that is payment of liabilities, partner's loan is paid after paying outside liabilities but before final payment of capital. और इसकी एंट्री क्या बनेगी, हमने बोला रीता का लोन 25,000 है, या रीता का लोन 25,000 सेटल्ड हो गया, एंट्री क्या बनी, रीता का लोन टू कैश बैंक, ऐसा कर दिया। बाकी के ट्रांजेक्शन में भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा नीचे आए जरा, दोबारा से अगले पेज पे चलते हैं। अब देख रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ लोन गिवन टू अ पार्टनर, यानी कि पार्टनर्स लोन का डेबिट साइड वाला, ये कहाँ दिखता है आपको, पेज नंबर 9। हाँ जी बेटा, पेज नंबर 9 पे आ जाइए ना, लेफ्ट हैंड साइड पे। इफ पार्टनर लोन appears on the asset side of the balance sheet, then it implies that partner has taken a loan from business and is liable to pay back to the business. In such a case, loan amount is recovered in cash. और ये कौन सा ट्रीटमेंट है, ये एनसीईआरटी के हिसाब से ट्रीटमेंट है। समझ में आई बात, बोलिए सोनाक्षी, गॉट इट और नॉट। यस सर। एंट्री बनती है कैश बैंक टू पार्टनर्स का लोन। और सुनो, मैंने बोला ना कि टीएस ग्रेवाल में क्या कर रखा है इन लोगों ने, कि वो पार्टनर के लोन को कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल रखा है, वो भी एक ट्रीटमेंट होता है, लेकिन मैं उस ट्रीटमेंट को नहीं फॉलो करता। आई एम फॉलोइंग एनसीईआरटी वाला ट्रीटमेंट। ठीक है। तो जब आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो इस लाइन को देख लेंगे। अब मैं आपकी बुक का एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, इतना करने से हम बहुत कंफर्टेबली एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ साथ बना लीजिए। देखो सुनो, एक मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें सिखा दूंगा अभी, इन लोगों को अभी नहीं, अभी उनको जरूरत नहीं है उस चीज की। तो चलिए जरा देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेते हैं। एक पूरे 2 पेज पर आगे पीछे जर्नल एंट्री के लिए लाइन खींच लेंगे। उससे अगले पेज पे रियलाइजेशन अकाउंट, 75% पेज पे, 25% पे कैपिटल अकाउंट और कैश है बुक। और अगर कोई पार्टनर्स का लोन है तो उसको भी बना लेंगे। फॉर्मेट बनाइए फटाफट से, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन विद यू। तो क्वेश्चन आपके सामने है,
पहले क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने, और अब क्या करना है, इसको सीधा सीधा अब हमें पहले ट्रांसफर करना है, मतलब बैलेंस शीट को खाली करना है, फिर आगे। देखिए भाई, कैपिटल विल गो वेयर, कैपिटल बैलेंस बीरी बोल के बताओ जरा, मुझे बताता जाए कोई बच्चा बैलेंस बीरी, कैपिटल कितना कितना। दिस इज 2,01,50,000। थोड़ा आगे चलते हैं। ओके, अरे रुक जा बेटा, रुक जा, शांत रहो थोड़ा सा, एसेट्स सुनना जा, पहले लायबिलिटी खाली कर दो। क्रेडिटर, पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी, इन्हें ट्रांसफर करते हैं। डायगनली कहाँ ट्रांसफर करेंगे इनको, इधर। अगर ये लायबिलिटी साइड में तो कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड की तरफ डालेंगे, इस तरफ, यहाँ क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स हैं, प्लीज प्लीज टेल मी, क्या बोले बेटा, पहले लायबिलिटी खाली कर लो ना, लायबिलिटी खाली कर लो पहले। और बीपी और आउटस्टैंडिंग सैलरी, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, बताइए कितना कितना अमाउंट है, प्लीज टेल मी द अमाउंट। 75, 40,000 और 35,000, ऐसे ट्रांसफर कर दिया। अगला आइटम देखिए क्या लिखा, कैपिटल मनन की, कैपिटल मनन की नेगेटिव कैपिटल है तो लिख दिया बैलेंस बीरी, डैश करके। कितना बोले मनन की कैपिटल, 10,000 रुपए की। मतलब ये मनन से हमने पैसा वसूलना था। ऑब्वियसली जब बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है तो हो सकता है ये सब करामाते हो गई हो, नेगेटिव कैपिटल चलेगी किसी की। प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, ये सब कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इस तरफ। प्लांट, प्लांट और क्या बोले, इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक, और क्या बोले, डेटर्स, कितने कितने के, 2,20,000 और 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 बस ठीक है। तो पहले इनकी एंट्री कर लेते हैं, जनरल एंट्री होनी चाहिए थी ना इनकी, किस चीज की जनरल एंट्री होनी चाहिए थी पहले, ये लीजिए सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग क्या, क्रेडिटर डेबिट, पहली एंट्री, क्रेडिटर डेबिट, बिल्स पेबल डेबिट, आउटस्टैंडिंग सैलरी डेबिट, एंड अमाउंट इज 75,000 टू, सॉरी कितना बोले, हाँ बेटा ये लाइबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एसेट्स होती है ये, यहाँ 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 यहाँ, अच्छा यहाँ, नहीं मैंने गंदा गंदा लिखा था। तो ये टोटल कितना होगा, 7 14 14 15, क्या नरेशन लिखेंगे, सन्ट्री लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, खत्म हो गया ये वाला पार्ट। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री में वो जो एसेट्स थी वो ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्या बनाएंगे देखो, टू प्लांट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर अकाउंट, और अमाउंट कितना कितना है, 2,20,70,000, टोटल कितना बन रहा है, 4 लाख। नरेशन क्या लिखेंगे, सन्ड्री, सन्ड्री एसेट्स बेटा, सन्ड्री एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू, ऐसे करके। नंबर 3, ट्रांसफर ट्रांसफर हो चुका है हमारा। अब हमारे पास बच गया एक आइटम, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। इसे क्या करते हैं, इसकी एक एंट्री बनाते हैं, नंबर 3। क्या एंट्री बनेगी आपकी, पार्टनर के नाम, श्री, सृजंस कैपिटल डेबिट, रमन्स, मनन्स कैपिटल डेबिट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रुपए से, व्हाट इज द अमाउंट, हाँ 80,000। क्या रेशो में, ओल्ड रेशो, 32, 32 और 16,000। क्या बोलेंगे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट इज एडजस्टेड, ये आपने एडजस्ट कर दिया, हो गया एडजस्ट। कहाँ जाएगा ये, डेबिट साइड में, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या बोल के जाएगा, 32,000 और 32,000
और 16,000। खत्म, एंट्री भी जा रही है साथ साथ, और क्या हो रहा है, अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफर हो रहा है। आपने देखा पूरी की पूरी बैलेंस शीट खाली हो चुकी है। नॉट इवन अ सिंगल आइटम अपियर्स इन द बैलेंस शीट नाउ, खाली हो चुका है। चलो आगे बढ़ते हैं। नोट करिए यहाँ तक, यहाँ तक ठीक है भाई। ट्रांसफर ट्रांसफर की एंट्रियां हो चुकी हैं। अगर क्वेश्चन बोले रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ये जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री है, कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री है, सब करेंगे। डाउट बोल, क्या डाउट है बता मुझसे, कौन सा वाला क्वेश्चन बनता है उसका हिसाब बनाते हैं। प्लांट बिक रहा है 85,000, स्टॉक इज सोल्ड फॉर 33,000, डेटर 47,000 के। और आप देख रहे हैं प्लांट हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, इसका हिसाब किताब बता दिया। और एक एडजस्टमेंट दिख रही है आपको कितने की, सी। और एडजस्टमेंट 95% ऑफ द बुक वैल्यू। तो आपकी एडजस्टमेंट नंबर बी और एडजस्टमेंट नंबर सी में एसेस कितने की बिक रही है, पूरा हिसाब है आपके पास। ठीक है, तो जरा कैसे करते हैं देखिए एंट्री। इसकी एंट्री बनाते तो कैसे बनाते, देखो ध्यान से देखना। नंबर 4, जब एसेट बिकती है तो हम एंट्री करते हैं रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट। हाँ, कैश रियलाइजेशन करते हैं। और यहाँ कैश नहीं लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट खोल रखा है। तो बेटा एंट्री बनेगी बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऐसे कितने का। अब आपको क्या पता, या एग्जामिनर, मुझे क्या पता कि तुम क्या क्या लेके चल रहे हो। तो यहाँ नरेशन में लिखता हूं मैं, आपको बताइए मुझे एसेट्स की वैल्यू बताइए कितने कितने में बिक रहे हैं। पहले क्या, हाँ रुक जाए, प्लांट डैश 85,000, कॉमा अगला स्टॉक कितने का बोले, 33,000, कॉमा आगे डेटर्स 47,000, और इन्वेस्टमेंट्स डैश 63, 66, 95% में चलेगा, 66,500 वर रियलाइज्ड, ऐसा लिखेंगे। इससे एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने क्या किया है। हम जब बोर्ड का पेपर चेक करते हैं ना, और ऐसा ऐसी जनरल एंट्री आ जाती है, तो बस समझ लीजिए हमें तुक्के में नंबर देने पड़ते हैं। कुछ बच्चे 3 आइटम को जोड़ के लिखते हैं, कोई दो लोग जोड़ के, कोई एक को जोड़ के लिखता है। ऐसा करने से एग्जामिनर को पता चलेगा ना आपने क्या क्या लिया है। अब इन तीनों का टोटल बताइए कितना आया। 2,31,500, 2,31,500। मान लो मैं ये नरेशन नहीं लिखता, सिर्फ लिखता कि सन्ड्री एसेट्स रियलाइज, तो एग्जामिनर कैसे ढूंढेगा भाई, वो सबका टोटल करेगा कैलकुलेटर लेकेगा। नहीं बेटा, कई बार क्वेश्चन में ज्यादा आइटम होते हैं, 3 आइटम एक बार दे रखे होते हैं, 2 आइटम एक बार दे रखे होते हैं, 3 आइटम एक बार दे रखे होते हैं, तब तो आप अपनी सहूलियत मत देखिए ना, आप एग्जामिनर का भी सोचिए। अब ऐसे में मुझे मालूम है कि तुमने करेक्ट करी है, मैं सारी वैल्यू चेक करूंगा, आपको नंबर दे दूंगा। क्या करना है, कहाँ डालना है इससे, रियलाइजेशन। किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, क्या लिखेंगे, बैंक। और क्या लिखेंगे बैंक में इधर। अब मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिख सकता हूँ, अकाउंट बनाते समय तो हम लिख सकते हैं, अकाउंट बनाते समय कोई परेशानी नहीं, सुन लिख सकते हैं हम। प्लांट कितने का, 85,000 का। नेक्स्ट आइटम क्या बोले, स्टॉक, स्टॉक कितने का, 33,000 का। अगला आइटम बोले डेटर्स, डेटर्स कितने के बोले, 47,000 के। अगला आइटम क्या बोले हम लोग, इन्वेस्टमेंट्स, कितने के, 66,500 के। टोटल कितना कर दिया, 2,31,500। ऐसे एंट्री में ऐसे करना है, ट्रांसफर करना है ऐसे, और वहां उस तरह से करना है। अब जरा ये बताइए मुझे, बैंक इज ऑन क्रेडिट साइड, डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा, डायगनली बैंक के डेबिट साइड, इधर चले जाते हैं। इसका बैलेंस बीरी बताइए कितना लिखा, बैलेंस बीरी 10,000। डेबिट साइड में लिखूंगा रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में सन्ड्री एसेट्स 2,31,500। आपके क्वेश्चन में इतना कुछ करने के, आपके क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज नहीं बोली, पर मैंने फिर भी बना के दिखा दिया ताकि आपको आसानी हो। अच्छा जी, अब हम इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट है कि हमने पार्टनर को वादा किया था, सृजन को, कि भाई तू लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर, एसेट्स को क्या करेगा, रियलाइज करेगा, लायबिलिटी डिस्चार्ज करेगा, तुझे इस काम के कितने पैसे मिलेंगे, 5% कमीशन मिलेगा। मुझे बताइए 2,31,500 का 5% कितना बनता है। निकालो निकालो वैल्यू, कोई भी निकालो, ऑनलाइन निकालिए। अच्छा ये जनरल एंट्री लिख दियो तो मिटा दूं इसे, अगर ये जनरल एंट्री लिख दी मिटा दे।
मिटाई दें? अरे ये मिटा दें। पांडे में बोल रहा हूँ एंट्री मिटा दूं? चलिए। अच्छा, ये जो हम सृजन को पैसा दे रहे हैं 5%, वो कैलकुलेशन कर लिया आपने? 231,500 का 5% कितना आया? 11। अच्छा जी। तो एंट्री नंबर 5, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सृजन्स कैपिटल, कितना बोलो? 11। बाद में करते हैं सारे, पहले यहाँ आ जाएगी, इसको तो पूरा करेंगे ना पहले। कितना अमाउंट बोलो, कितना है? 11,575। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस सेटल्ड या पेड बाय, जो भी है ऐसा करके लिख दीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड में जाएंगे, क्या लिखेंगे आप? सृजन्स कैपिटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने के? 11,575, ये लिख देंगे। ठीक है, सृजन के कैपिटल में। अगर ये डेबिट आया है तो कहाँ जाएगा? अपोजिट। अपोजिट कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में। यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन, ब्रैकेट में एक्सपेंसेस, सृजन के अकाउंट में लिख देंगे 11,575, ऐसे करके लिख दिया। कहाँ लिखा है कैसे पे कर? कहाँ कैश? पार्टनर को कभी कैश पे नहीं करते हैं, समझ लीजिए ध्यान से। डेफिनेशन में पार्टनर को जब तक बोला नहीं जाए तब तक कैश पे नहीं करते हैं। चलो, एक और लिखा हुआ है कि एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग 3,000 वर पेड बाय सृजन, क्या करना है इसका बताइए? और यहाँ नरेशन में लिखा था, सृजन वॉज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट्स एंड डिस्चार्ज द लायबिलिटीज। सृजन वॉज टू रिसीव कमीशन 5% ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स एंड वॉज टू बेयर ऑल एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन। सुनो, अब एक्सपेंसेस और रियलाइजेशन से बेयर करने थे। बेयर का मतलब है वो बेयर करेगा, पे भी वही करेगा। ठीक है, हमने तो दे दिया, हमने तो इतना दे दिया ना उससे। अब हम उससे, अब एक्चुअल एक्सपेंसेस अगर 3,000 के आ जाए, सृजन पे करे नहीं पे, अगर सृजन ने पे कर दिया तो हमारी कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर सृजन पे ना करता, हमें पे करना पड़ता, तब हम फिर एक एंट्री करते, सृजन कैपिटल टू कैश बैंक। याद है रियलाइजेशन एक्सपेंस के टाइम पे समझाया था? बेटा पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमने सृजन को बोला, तुझे कमीशन और दे दिया कमीशन, और बोला कि तू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेयर करेगा। बेयर का मतलब है कि वही पे करेगा और वही भुगतेगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस आ गए 3,000, जो कि सृजन ने पे कर दिए, तो ठीक है, हमें तो कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है ना, हम दो दो बार थोड़ी देंगे उसको। लेकिन अगर कहता है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस 3,000 और पेड बाय फर्म, तो हम किससे रिकवर करते फिर? तब हम सृजन से रिकवर करते। हम लिखते सृजन कैपिटल डेबिट टू कैश बैंक। नहीं भाई साहब, पहले ये करते फिर अगली एंट्री करते। तुम्हें भी पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के केसेस हैं जो 3 पेजेस में स्प्रेड हो रखे हैं, 5, 6 और 7 पेज में, ढंग से पढ़ो दोबारा से एक बार। बहुत खोल खोल के समझाए हुए हैं, और काफी तो कम से कम 1 1.5 क्लास लगाई थी मैंने उन्हें समझाने में। देखिए आगे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्म हैड टू पे 7,500 आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल जो है वो, उनके बदले में हमें पेमेंट करनी है। तो क्या करेंगे? एंट्री, एंट्री नंबर 6, रियलाइज। जी आप समझ पा रही है क्या चल रहा है यहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। यस सर। हाँ, आउटस्टैंडिंग क्या भर रहे हैं हम लोग? कितने का बिल भर रहे हैं हम लोग आउटस्टैंडिंग? 7,500 का, 7,500। व्हाट नरेशन यू विल राइट हियर? लिखेंगे क्या? आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल पेड, पेड ऑफ कर दिया। डाउट है? क्योंकि बैंक अकाउंट खोला हुआ है, सारी ट्रांजेक्शन बैंक से कर रहे हैं। अगर हम पे करेंगे तो बैंक डेबिट होगा, अगर हम पे करते हैं तो बैंक क्रेडिट होता है बेटा। प्रोसेसिंग में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। ठीक है, अच्छा चलते हैं आगे, कोई बात नहीं। अच्छा सुनो, अब एंट्री में कहाँ जाएंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे क्या? बैंक। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल, कितने रुपए का? 7,500 का आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है। बैंक अगर डेबिट साइड आया तो बैंक में कहाँ जाएगा? अपोजिट साइड। क्या लिखे आएंगे यहाँ पर? रियलाइजेशन।
ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग रिपेयर, क्या चीज, ये इंडिविजुअल लाइबिलिटी इसलिए मैं अलग से कर रहा हूँ, बाकी सारी मिला के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मत तो अलग अलग कर लो, मिला के कर लो, कोई इशू नहीं। कितना? 7,500। आगे एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ आगे? कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड आल्सो मटेरियलाइज्ड एंड हैड बीन डिस्चार्ज फॉर 15,000 रुपया। एक बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट हुआ था जो डिसऑनर हो गया। अब जब बिल डिसऑनर डिस्काउंट होता है तो आपकी एंट्री होती थी क्या? बैंक डेबिट डिस्काउंट चार्जेस डेबिट टू बीआर। जब वो डिसऑनर हो जाता तो आपकी एंट्री बनती थी डेटर डेबिट टू बैंक। मतलब आपको बैंक को पैसा देना पड़ता था। कितना पैसा देना पड़ा बैंक को? 15,000 रुपये देना पड़ा। देना पड़ा। चलो देने की एंट्री कर लेते हैं। क्या बोलेंगे? नंबर 7, बेटा बिल डिस्काउंटेड था, डिसऑनर हो गया था, हमारा बैंक को 15,000 देना था, हमने दे दिया। ये बोल रहा हूँ। लाइबिलिटी मटेरियलाइज हो रही है ना, पे करनी पड़ रहे हैं। कोई ट्रांजेक्शन मटेरियलाइज हो रही है, अब तक वो कागजों में थी, अब पे करना पड़ रहा है उसको। वो बोल रहे हैं ये। कितने का? 15,000 रुपए का। तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग? रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। कितना? 15,000। 15,000 क्या बोलेंगे? बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड पेड ऑफ। ऐसे पे कर दिया। फिर चलेंगे यहां पर दोबारा से, यहां लिखेंगे बैंक और बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड लिख के कितना लिख देंगे? यहाँ पर 15,000 लिख देंगे। बैंक अगर आया डेबिट साइड में तो बैंक आ जाएगा क्रेडिट साइड में। क्या बोल के जाएगा? देखिए जरा। रियलाइजेशन ब्रैकेट में बी आर डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड 15,000 रुपीज पे कर दिया। और एडजस्टमेंट नंबर एफ तो हम कर ही चुके थे। अब जरा देखें कि प्लांट इन्वेस्टमेंट स्टॉक डेटर सब चले गए, क्रेडिटर बीपी और आउटस्टैंडिंग सैलरी तो नहीं गए भाई। बोलो, इनके बारे में क्वेश्चन में कुछ लिखा है? नहीं लिखा। तो क्या करना है? फुल वैल्यू पे पे ऑफ कर देना है। फुल वैल्यू पे क्या कर देना है? पे ऑफ कर देना है। चलो जा चलते हैं नंबर 8 एंट्री। क्या एंट्री बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और कैसे लिखेंगे देखो? क्रेडिटर्स डैश 75,000 कॉमा बीपी डैश 40,000 कॉमा आउटस्टैंडिंग सैलरी डैश 35,000 वर सेटल्ड। लाइबिलिटी कैसे सेटल होती है भाई? पे करके सेटल होती है। सेटल कर दिया, हो गया। टोटल करिए कितना आया? 1 लाख, 1,50,000, 1 लाख। हो गया पे ऑफ। और इस तरह जाएंगे दोबारा से बैंक बोलकर, और क्या लिखेंगे? क्रेडिटर्स कितने के? 75,000 के। यहाँ लिखना पड़ेगा बीपी कितने का? 40,000 का लिखना पड़ेगा यहाँ पर। और आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने की? 35,000 की। 1,50,000। और डेबिट में है तो क्रेडिट में जाएगा, क्या बोलेंगे? रियलाइजेशन ब्रैकेट में करेंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज। क्यों? ठीक तो कर रहा हूँ यार, उल्टा क्या कर रहा हूँ भाई? डेबिट है तभी तो क्रेडिट जाएगा। डायगनली ट्रांसफर होगा अकाउंट में। यू आर पेइंग ऑफ। लाइबिलिटी पे करेंगे तो कहाँ दिखाएंगे उसे? अरे क्या गड़बड़ हो गई? लाइबिलिटी पे करेंगे तो क्रेडिट में दिखाएंगे ना उसे। क्या आपके क्वेश्चन के अंदर अब कोई आइटम बचा? ऑनलाइन में बताइए मुझे। एनी अदर आइटम इज लेफ्ट? देवी, शिमल, कुछ बच रहा है? सर नहीं हो गया। सर। ठीक है, हो गया। डाउट? क्या चीज, क्या चीज? एक बिल, याद है मैंने रिवीजन क्लास में भी समझाया था कि बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड क्या होता है। जब बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर होता है तो आपको बैंक को पैसा पे करना पड़ता है। यू हैव टू पे देम। और अगर आप पे करते हैं तो आपको
बैंक क्रेडिट करना पड़ेगा, रियलाइजेशन डेबिट करना पड़ेगा, वही बोला है इसने। लिखा है कंटीजेंट लायबिलिटी थी कि बिल डिस्काउंटेड करवा रहे हैं, अगर डिसऑनर हो गया तो हमें पे करना पड़ेगा, डिसऑनर नहीं हुआ तो नहीं पे करना पड़ेगा। नाउ इट सेज कि इट इज मटेरियलाइज्ड, यानी कंटीजेंट लायबिलिटी ओरिजिनल लायबिलिटी बन गई अब, यानी कि बिल डिसऑनर हो गया, अब हमें ही भरना पड़ेगा। तो हमने एंट्री कर दी रिलेशन टू बैंक, कर दी, हो गया एंट्री। चलो अब क्लोज करते हैं। बताइए मुझे विच साइड इज हायर, डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है? और निकालो जरा क्या निकल रहा है आंसर में, लॉस निकल रहा है प्रॉफिट निकल रहा है, क्या निकल रहा है? यू हैव अ प्रॉफिट और लॉस, जल्दी से ट्राई करिए। ये लॉस दिख रहा है, कितने का लॉस है बताइए। अच्छा, किसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे आप लोग? सृजन्स, क्या पे सृजन्स अकाउंट, सृजन्स, सृजन, रमन और मनन। ट्रांसफर बताइए कितना कितना जाएगा, अमाउंट बोलिए कितना। हाँ, 8 81030 और 40,000 ऐसे, ये लॉस। इसकी एक एंट्री बनेगी और अब लॉस की एक एंट्री और बनेगी, देखिए क्या एंट्री करनी चाहिए, नंबर 9। दोबारा से कर रहे हैं हम लोग यहाँ, सृजन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू टू क्या करेंगे बताइए यहाँ पर, टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट 81030, 81030, 4515 और 202575। नरेशन, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन इज एडजस्टेड। और सुनो बेटा, अगर ये लॉस इधर आया है तो कैपिटल में कहा जाएगा, अपोजिट डायगोनली यहां जाएगा, क्या बोलेंगे इधर, रियलाइजेशन लॉस 81030, 81030, 4515, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके। बताइए फाइनल पेमेंट कितने कितने की दिख रही है, विच साइड इज हायर, टोटल करिए कितना आता है, 211,575, 211,575। बैंक बोलकर कितना, 5 4 और 3। क्या आएगा, 5, 98, नहीं 9 और 17 दिन, हाँ ठीक तो है, 98,545, ठीक है, दिख रहा है ये। अच्छा ये बताइए, ये पैसा आना होगा ले जाना होगा बताइए, ये बैंक डेबिट साइड है तो जाएगा, ये अपोजिट में जाएगा ये। अब ये वाली वैल्यू देखिए कितनी है, 150, विच साइड इज हायर, ये साइड हायर है, 150, 150। कितना बैलेंस आएगा, 0 7 1 और 9 10, 36,970, 36,970। ये टोटल करिए, 5 1 5 6, 66,515, 66,515। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैंक डैश डैश 66,515। अब इसको, ये जो डेबिट में डायगोनली यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, क्या लिखेंगे इस तरफ, सृजन्स कैपिटल, यू विल राइट 98,545, रमन्स कैपिटल, यू विल राइट 36,970। इस तरफ क्या लिखेंगे, मनन्स कैपिटल कितना लिखेंगे, 66,515 लिखेंगे। टोटल करिए भाई इनका जरा क्या आता है, और सुनो टोटल तो बाद में निकालना, पहले एंट्री करना है। अब नाउ सी द एंट्री, आपकी एंट्री नंबर 10 बनेगी, 10, एंट्री नंबर 10 देखिए क्या बनेगी,
सृजन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद 98,545। अगली एंट्री बनेगी रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 36,970 टू बैंक, टू बैंक। सृजन एंड रमन पेड ऑफ, और टोटल बनता है 5,135। 135 क्या ऐसे, और एक एंट्री नंबर 11 भी बनेगी, बैंक डेबिट। हाँ, टू मनन्स कैपिटल, उससे रिकवरी कर ली, मनन्स कैपिटल रिकवरी कर ली कितने। अरे बहुत बढ़िया, गजब। क्या बोलेंगे, रिसीव्ड फ्रॉम, रिसीव्ड फ्रॉम किससे, मनन से। हो गया एंट्री। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये क्वेश्चन जो था ना, इसमें आपको सिर्फ रियलाइजेशन कैपिटल और बैंक बोला था बनाने के लिए, मैंने जबरदस्ती आप लोगों से क्या करा दी, एंट्री करा दी, दो पर्पज से कि अगर क्वेश्चन सिर्फ एंट्री वाला है तो कैसे हैंडल करना है, और क्वेश्चन सिर्फ अकाउंट वाला है तो कैसे हैंडल करना है ना। कोई बात नहीं, इसको बैठ के दोबारा करोगे समझ में आएगा अभी। ठीक है, इज दैट ओके। हाँ, क्या बोले, बैंक में, बैंक को मैच करिए, बैंक को मैच करिए, कितना आ रहा है, 3,08,015। अच्छा, ये वाला ऐसे करके ये मैच करता है। तो जब बैंक अकाउंट मैच कर रहा है तो समझ लीजिए कुछ हद तक आपका क्वेश्चन ठीक है, कुछ हद तक, नॉट ऑलवेज।